एक तवील वक्फे के बाद रिपोर्टर 4 एक बार फिर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कराची के एक ऐसे केसेस जिनकी तवज्जो जो है वो ना सिर्फ कराची की हद तक बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दुआ ज़हरा अगवा केस, निमरा काज़मी अगवा केस, कहने को ये 2 केसेस हैं लेकिन इनके हक़ाइक़ जो हैं वो से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आए। जैसे जैसे केसेस हमने देखा कि जो है वो अदालतों में पेश हुए, अदालती अहवाल भी अभी हम बात करेंगे। आज चूँकि दुआ ज़हरा केस के अंदर अदालत ने कुछ अहकामात जारी किए हैं, मेडिकल भी है, फिर उस हवाले से भी बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वकास भाई। वकास भाई आंखों देखा हाल बताएंगे कि जिस तरीके से जब पेश किया और उसके बाद के क्या मामलात हुए। तो वकास भाई से बात करते हैं। वकास भाई, दुआ ज़हरा को बहुत ही हाई सिक्योरिटी के अंदर सिंध हाई कोर्ट लाया गया और उसके बाद फिर डिविजनल बेंच के रूबरू पेश किया, आपने क्या देखा? पहले तो ये था कि सुबह हमें ये पता चला कि सिटी कोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इत्तला मिली कि सिंध हाई कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो सिंध हाई कोर्ट पहुँचे तो उसके बाद सिक्योरिटी की सख्त सूरत हाल वहाँ पर देखने में आई और अदालत जब लेकर आए तो तकरीबन 3-4 पुलिस मोबाइलें थी सिक्योरिटी पर मामूर, और इसके साथ साथ एक करोला कार थी ब्लैक कलर की, उसमें लेकर आए और काफ़ी देर तक बिठाए रखा उसमें। और तमाम मामलात देखने के बाद जब पेशी का वक्त आया तो लेकर गए और अदालत में जब कमरा अदालत में दाखिल किया गया तो उस वक्त वालदा दुआ ज़हरा से मिलने की उन्होंने कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकार ने भी उस वक्त मना किया कि आप केस हो जाए तो उसके बाद आप समाअत के बाद आप मिल लीजिएगा, लेकिन दुआ ने उस वक्त भी मना किया। और उसके बाद अदालती मामलात कुछ यूँ थे कि जस्टिस जुनैद गफ़ार ने यह कहा कि समाअत जो है हम आपकी कुछ देर बात करेंगे, पहले मामूल के जो मुकदमात हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मामला है। और सहाफ़ियों को भी बाहर निकाल लिया गया। तो कुछ वक्फे के बाद जो मामूल के मुकदमात थे उनकी समाअत हुई। इसके बाद बाकायदा आगाज़ जब हुई तो ये पूछा गया कि केस क्या है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर अगवा का केस था और बच्ची जो थी वो अदालत में मौजूद थी। अदालत ने दुआ को बुलाया कटहरे में और उनसे बयान लिया गया, हल्फी उन्होंने बयान दिया जो कि एक हाइप क्रिएट थी कि अगवा किया गया, अगवाकार गिरोह है। ये तमाम तर सूरत हाल तकरीबन महीने से ज़ायद का अरसा था कि पूरी कौम को एक चीज़ के पीछे लगाए रखा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो दुआ ज़हरा की फैमिली है उनका मौक़िफ़ ये था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से आज कोई बात की गई अदालत के अंदर, इसके हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, वकील साहब ने उनकी तरफ से ये कहा अदालत में कि ये मुल्क से बाहर ले जाना चाह रहे थे इसको और इनके मकासद कुछ और हैं। तो उनका इसरार था वकील साहब का कि मुलाकात करा दीजिए, उसके बाद मामला आगे बढ़ाते हैं। बार बार वो ये कह रहे थे कि शायद बच्ची की उम्र कम है वकील साहब के मुताबिक, तो ये मुलाकात के बाद शायद इस मामले से जो वो एक पसंद की शादी का वो मामला है, वो चीज़ है, वो निकल जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि बच्ची भी मौजूद है, बयान कलमबंद कर लेते हैं, बच्ची का मौक़िफ़ सुन लेते हैं कि वो क्या कहती है। तो वो जब कटहरे में आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा जो जितने इल्ज़ामात हैं सब झूठ पर मबनी है और मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, पसंद की शादी की है। यहाँ तक दुआ ज़हरा ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाह रही। तो उसके बाद जस्टिस जुनैद गफ़ार ने यह कहा कि भाई केस तो ख़त्म हो गया यहीं पर, जब अगवा का केस था और बच्ची यहाँ मौजूद है और वो ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तो केस नहीं बनता। तो एडवोकेट जनरल सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की तायद की। उन्होंने भी यही कहा कि केस पंजाब का है, सिंध से इसका कोई ताल्लुक नहीं, अगवा का मामला था, बच्ची आ गई है, यहाँ केस ख़त्म हो गया। अब आगे का ये है कि अदालत ने जो वालिदैन के वकील थे उनके फेवर में एक ये चीज़ कर दी कि चलें मेडिकल टेस्ट हो जाए, उम्र का तयन हो जाएगा। जबकि दुआ ज़हरा ये कह रही मैं 18 साल की हूँ, वालिदैन का मौक़िफ़ कुछ और है। ठीक निमरा काज़मी वाला जो मामला है उसी की तरह का मामला है, लेकिन बस फ़र्क आज ये आया कि बेंच तब्दील हो गई। बेंच निमरा काज़मी का आपने जिक्र किया, फारूक भाई, निमरा काज़मी भी केस इससे मिलता जुलता था, इलाके का फ़र्क था, लेकिन बहरहाल मामला एक ही था। निमरा काज़मी की जो वालिदैन हैं उन्होंने कहा कि अगवा किया गया है, फिर उसके जो शौहर है नजीब शाहरुख, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी हुआ। निमरा काज़मी के केस में और दुआ ज़हरा के केस में अदालती कार्रवाइयाँ इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम अदालती कार्रवाइयों पे बात करें ना, तो मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा मुझे मौका दिया था तो मैंने यही कहा था कि बड़ा शफ़क़त का मामला रहा है इन दोनों केसेस में। जो मुश्तरक बात है वो ये है कि इनमें बड़ा शफ़क़त का मामला रहा है।
और ये केस अभी थोड़ा सा इनिशियल है निमरा के मामले में। निमरा की 2 से 3 पेशियाँ हो गई थी और उसमें चीज़ें सामने आई। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में मैंने जो एक चीज़ देखी, मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उनके वालिदैन के साथ हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी कि थोड़ा सा उन्होंने उसको जो है ना इस केसेस को लेके सही नहीं चले हैं। इसको कम्युनिटी बुनियादों पर अगर इस केस को देखते, इसी तरह का एक तीसरा केस आया था, उसको कम्युनिटी बुनियाद पे देखा गया था। अच्छा, एक बात ये भी है कि इतनी शफकत की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में बहुत आम सी चीज़ है कि पसंद की शादी का मैटर बहुत आम सी चीज़ है, और उसमें मर्डर्स भी हो जाते हैं, दीगर चीज़ें भी हो जाती हैं, अदालतों में उस पर नोटिस नहीं लेते। और ये हायर अदालतों में जाके आला अदालतों में लोग बात करते रहते हैं कि भाई हमारे मामलात में देख लें। अदालतों को वो उसके ऊपर वो तवज्जो ही नज़र नहीं आती जितने इन 2 केसेस में नज़र आई। और लेकिन इसके बावजूद इनको वो आप दुआ जहरा का जिस तरह वकास बता रहे थे, उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। वकास ने बहुत अच्छे से किया, मुकम्मल तौर पर ये बैठे होते हैं हर हियरिंग में। दुआ जहरा को भी इन्होंने इस पूरे केस को बड़े अच्छे से फॉलो किया था कि दुआ जहरा के केस में बच्ची ने कलमा पढ़ा है। बच्ची डाइस भाई उसने कलमा पढ़ा, उसने बताया कि भाई मैंने अपनी मर्जी से गई हूँ। और ये जो बात उसने एक बात जो वो की, उसका मकसद ये था कि जो वीडियो बयान वो दे रही थी, जो तफ्तीशी अफसरों से मिल रही थी, एडिशनल आईजी ने जो निमरा काजमी के आखिरी हियरिंग में आए, और एडिशनल आईजी ने जो बात की, वो एडिशनल आईजी ने ये बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। इसके अंदर हमें जो 2 से 3 चीज़ें जो बहुत ही गलत नज़र आई, वो ये आई कि जो सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोग थे वो हमें प्रेशराइज करते हुए नजर आए। मैं नाम ले लेता हूँ शैला रज़ा का। शैला रज़ा हर हियरिंग में मौजूद रहीं। आखिर शैला रज़ा हर हियरिंग में क्या हर इसी तरह के केसेस में मौजूद होती हैं? निमरा का दिया कि शैला रज़ा प्रेशराइज कर रही हैं। ये तो अदालत में सब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। जिस तरह फारूक भाई ने कहा कि प्रेशर डल रहा था बच्चियों पे, इस मामले में भी यही होता है। लेकिन यह है कि जस्टिस साहब ने मामला ही यानी बिल्कुल सिंध हुकूमत भी पीछे हो गई और अदालत ने भी अपना ऑर्डर जो आज का है वो भी बेहतरीन आ गया। फारूक भाई, मेरा आपसे सवाल ये था कि अदालती कार्रवाई हमें 2 मुख्तलिफ नज़र आती हैं। निमरा काजमी के केस के अंदर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वो चालान पेश करे और ट्रायल कोर्ट ही फिर इस केस का फैसला करे। लेकिन आज जो दुआ जहरा के केस में जो रिमार्क्स हमने देखे, उससे ऐसा लगता है कि ये केस तो यहीं पर ही स्टॉप हो गया। तो ये 2 डिफरेंट जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, इसकी वजह सिर्फ एक बेंच ही हो सकता है या कुछ और भी मामलात होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो हमारी नज़र से नहीं गुजरी हो? देखिए, बुनियादी तौर पे जो है ना, निमरा काजमी के बाद जो दुआ जहरा के मामला था ना, ये भी उसी वक्त उसकी जो आप कहते हैं ना आपकी जो हसासियत थी, उसके साथ साथ उस वक्त उसमें दम तोड़ दिया था जब एडिशनल आईजी ने ये बयान दिया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। मैं जुनेद से थोड़ा सा 2 मिनट में मजीद उसको ऐड करूँ बाइंड अप के लिए अपनी बात के। देखिए, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस वक्त, जो मुझे 2 से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हुई हैं, वो ये हुई हैं कि नजीब शाहरुख उसने क्या गलत किया। उसने शादी की थी ना, एक लड़की उसके यहाँ से कराची छोड़ के चली गई, उसने शादी कर ली। अब जहीर ने क्या किया है, उसने शादी की है, लड़की आई, उसने बोला मैं 18 साल की हूँ, मैंने कर लिया। अब ये जहीर वाला दुआ जहरा वाला तो मामला भी प्रूव होना बाकी है, लेकिन निमरा तो प्रूव हो गया ना। तो अभी तक वो जो अंदर जेल में अंदर पड़ा हुआ है या जो पुलिस रिमांड पे पड़ा हुआ है, वो किस खाते में पड़ा हुआ है पुलिस रिमांड पे? जब ये केस वहां पे भी ये केस खत्म हो गया कि मामला अगवा का नहीं है। जब मामला अगवा का नहीं रहा तो निमरा वाला मैटर भी आकर आपको देखना चाहिए और वो भी देखना चाहिए। जो मैं दुआ जहरा का बता रहा था कि दुआ जहरा आज बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो बिल्कुल मुसर थी कि उसने बात नहीं करनी अपने पेरेंट्स से। 2 से 3 दफ़ा वकास मौजूद थे वहाँ पे, 2 से 3 दफ़ा उन्होंने बोला कि भाई आप बात करें, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उसने मीडिया से भी बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और उसके साथ साथ उसने बताया कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैंने उसी के साथ रहना है। हर लव मैरिज में हमने कोर्टों में हसीब यही देखा है, जुनेद भी गवाह हैं कोर्टों के, कोर्टों में यही होता है। जो लव मैरिज होती है ना, आप शुरू में तो आप प्रेशराइज करके कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके साथ एक 2 से 3 चीज़ें मैं ऐड करूँ कि इसमें बड़ा है कि अब हम पेरेंट्स को जो होते हैं, या हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखें, इस कदर खौफ ना रखें, और अगर वो कोई ऐसी गलती सरजद कर जाएं तो भाई खुदारा आप लोग उनके वापसी के रास्ते बंद ना करें। अब इन दोनों बच्चियों के केस में या दीगर जो बच्चियों के केसेस में हमें दिखते हैं, उसमें जब आप बहुत इंटेंसिटी या बहुत एंड पे चले जाते हैं तो बच्चों के पास वापसी का रास्ता नहीं होता। फिर अगर खुदा ना खास्ता कल उन पे उनका शौहर जुल्म करता है, उनके इन-लॉज जुल्म करते हैं, तो उनको सहना पड़ता है। तो इस हवाले से भी देखें। बाकी जुनेद कुछ ऐड करना चाह रहे थे। बिल्कुल जुनेद भाई, वकास भाई जरा अगर आप मामलत करें, क्या कहेंगे? आप भी अंदर मौजूद थे। देखिए, सबसे पहली बात जो आप फारूक भाई से सवाल कर रहे थे कि क्या वजह है निमरा काजमी और दुआ ज़ोहरा के केस में ना डिफरेंट क्यों है। अच्छा, दुआ ज़ोहरा का जो मामला है वो ये है कि उसका निकाह पंजाब में हुआ है, निकाह सिंध में नहीं हुआ।
और यहाँ पे जो FIR कटी थी वो कटी थी अगवा की। तो जो आज जस्टिस जुनैद गफ्फार थे उन्होंने क्लियर, देखें सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट तब लगेगा तब वो सिंध में शादी करते। पहली बात यह है कि दुआ ज़हरा की शादी सिंध में नहीं हुई, पंजाब में हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में इनका केस ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन 10 जून को पेशी है, उन्होंने बुलाया है। तो दुआ ज़हरा में ये फ़र्क था और निमरा काज़मी में कि निमरा काज़मी का जो निकाह है वो सिंध का है, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पे लागू होता है। अगर वो 18 साल से कम होती तो जो यहाँ का जो कानून है, दुआ ज़हरा का यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं है, सिर्फ अगवा का केस था। लेकिन जस्टिस जुनैद गफ्फार ने आज ये वाज़ेह कर दिया, क्योंकि लड़की के बयान से बात वाज़ेह हो रही है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, ना ही उसे कोई ज़बरदस्ती लेके गया, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, पसंद की उसने शादी की है। अच्छा, एक और चीज़, जब ये दोनों वाक़यात थे, वाक़यात इससे पहले भी होते रहे, फारूक भाई भी कोर्ट कवर करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, वकास भी करते रहे हैं। तो पसंद की शादी के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और सिटी कोर्ट में ऐसे केसेस भी आए हैं। लेकिन वो केसेस नॉर्मली, यानी कि जिस तरह होता है नॉर्मल सा केस होता है कि भाई पेश हुआ, लड़की ने अपना बयान दिया, बयान के बाद उसका एक मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद वो बात साबित हो जाती है हाँ ये कम उम्र है या नहीं है, उसका केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब ये मीडिया पे हाईलाइट हुआ, ख़ासकर इसको लसानी कह सकते हैं कि इशू बनाया गया, और जेडीसी के ज़फ़र उन्होंने भी एक चैनल पे इसको मतलब इस तरह का एक हाइप देने की कोशिश की, फिर शैला रज़ा इसके अंदर आ गई, तो ये कितना बड़ा मामला बन गया। क्योंकि जिस तरह इससे पहले जो बेंच था उन्होंने जिस तरह आईजी को हटाया, ठीक है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट की जो बेंच है इस तरह इन्वॉल्व हुई है इस तरह के केस में, और इस तरह के सख्त फैसले किए जो कि नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि मामला पहले देखना था कि भाई आया कि एक चीज़ क्लियर है, मीडिया चला रही है कि अगवा नहीं ये अपनी मर्ज़ी से गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बेंच थी उसके इतने सख्त फैसले, वजह क्या है ये समझ से बालातर है। तो मेरा ये इस पर फारूक भाई बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी कड़ी नज़र है। फारूक भाई क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए फारूक भाई थोड़ा सा बता दें, बात तो ये आता हो गई है कि ये दो बेंचेस के इतने मतलब फैसले जो थे, चले बेंच पर बात होती रहेगी। पहले एक चीज़ मुझे नुक्ता बताएं, मेडिकल रिपोर्ट में अगर जो है वो दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल 13 साल 11 महीने जो फैमिली क्लेम कर रही है, अगर वो सही मान ली जाती है, मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक कर देती है, उसके बाद क्या होगा? देखिए मैं इसमें बताऊं, आप इसको ना आप थोड़ा सा वो है, अगर इस केस के अंदर अगर आप CRPC के 377 और दीगर दफात ऐड करेंगे ना, तो ये ज़हीर के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल बाइंड अप हो गया और वो हो गया। लेकिन जो आज ऑब्जर्वेशन है और अगर इसका जो अभी तहरीरी ऑर्डर में आ जाता है, तहरीरी ऑर्डर आ जाए तो कि इस हवाले से कि मैं ये अगवा का केस नहीं है, तो बड़े तक़वियत मिलेगी। देखिए जो ज़ैनब के हवाले से और दीगर हवाले से हमारे पास मुल्क में कानून साजी हुई रेप के हवाले से, तो उसमें एक रेप के अंदर ये भी क्या गया कि जो माइनर केसेस हैं उसके अंदर अगर कोई बच्ची ये शिकायत करे, बाद में भी करे और बाद में ना भी करे और उसको लेकर चल जाए, तो माइनर के पास ये आप तरह से ये कह लें कि उसमें टेक्निकल बुनियादों पर ये चीज़ मौजूद है कि माइनर के पास इतना हक़ नहीं है इस चीज़ों में कि ये कह सकते हैं कि उनको बरगला के ले गए अदालत के अंदर मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स में। अगर 3 से 4 प्रोसीडिंग्स के बाद, क्योंकि वो दारुल अमान में रह रही होगी, एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में बच्ची रह रही होगी, दारुल अमान में जाने के बाद अगर वो इस तरह की कोई बात हो जाए बाद में कि वो बच्ची अपने बयान से हट जाए, तो ये दुआ का यानी कि दुआ ज़हरा का जिस तरह का आज बिहेवियर था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे वरगलाया गया हो। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कोई वालदैन से इतना बदज़हन नहीं होता कि वो अपने वालदैन से कमरा अदालत में मना कर दे कि वो नहीं मिलना चाहती। वकील ने कहा, फिर जस्टिस साहब ने पूछा कि आप मिलना चाहती हैं, दुआ ने मना कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे वरगला के इसमें 2 से 3 देखें, इसमें 2 से 3 राय ना, मेरी इसमें जो राय है ना वो ये है कि मैं कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि कानून में अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे तो जो कातिल होता है वो मकतूल बन जाता है और कानून साबित कर देता है कि भाई ये तो मकतूल है, ये मरा था, हालांकि वो कातिल होता है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो सीआर हम ये कह सकते हैं कि कानूनी पेचीदगियों का किसी तरह से कोई फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये जो दुआ के जो वालिद साहब हैं जो माइनर में डालना चाह रहे हैं, वो यही इसीलिए चाहना चाह रहे हैं कि अगर ये माइनर में चले गए तो ये केस उनके हक में काफी हो जाएगा और उसका जो नुकसान है वो ज़हीर की फैमिली को या ज़हीर को हो सकता है। ये कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि कानून के मुताबिक टेक्निकल ग्राउंड पे वो ये
आ सकते हैं, और अगर उनका वकील अच्छे से प्रूफ कर दें और जहीर का वकील प्रूफ करने में चीजों को नाकाम हो जाएं, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन आज की हियरिंग के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद जस्टिस जुनैद गफ्फार की, वो बिल्कुल डिफरेंट मामला है। लेकिन अगर इसी केस को अगर हम किसी और बेंच में चलाते जो कि माजी वाला बेंच था, तो फिर अगर और इस तरह की नहीं होती, तो वहां पे जो आपने वे ऑफ मतलब जो देखिए, हर जज का एक जो आपने बात की ना, मुख्तलिफ क्यों है, हर जज साहब अपनी तरह के होते हैं, और कोर्ट रूम में वो जो चाहते हैं वो होता है, और कोर्ट रूम में जो वो जज होता है वो कानून के मुताबिक जो कानून को वो ऑब्जर्व करता है, जो कानून की एक्ट को लागू करके ऑर्डर लिखता है वो कानून होता है। उसके बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो एक डिफरेंट मामला है। लेकिन या आप लार्जर बेंच में जा सकते हैं, दो रुकनी की बेंच, हाई कोर्ट में कोई लार्जर बेंच बन जाए, कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो जज जो है वो जज है। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़ी सतही सी बात है, लेकिन वो कहते थे भाई मैं जो ये मेरी कोर्ट है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, वो कहते थे वो मेरी कोर्ट है और मैं यहाँ का जेकान शिक्र हूँ, मतलब एक इंडियन फिल्मों का डायलॉग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि जैसे साकिब निसार ने आपको याद हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कमरे से मोबाइल उठाया था, तो वो बहुत परेशान हो गए थे बाद में। मैं ये कहना चाह रहा देखिए जे कान जे मैं कंटेंट में नहीं फंसना चाह रहा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। देखिए जे का एक मिनट जे कान शिकरे कौन है, ये फैसला तो हम बाद में कर लेंगे। अभी इसका जवाब दे दूं। चलें। 377 वाली बात कर रहे हैं, जस्टिस जुनैद गफ्फार ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि जब उनके वकील ने कहा डीएनए करा लें, ठीक है ना, डीएनए से क्या होता है, ज्यादती, मतलब इसी मकसद के लिए कराया जा रहा है। वो तो बात देखें, वो तो मामला उस वक्त है ना कि जब मेडिकल का हो जाए, उसकी उम्र का तायुन, उम्र की तायुन हो जाए। उम्र का तायुन नहीं है तो फिर तो बहुत सारी चीजों 377 उस सूरत में लगेगी कि जब इसकी बच्ची की उम्र 15 साल से कम आए, क्योंकि देखें सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट अलग है, पंजाब का अलग है। पंजाब में शायद जो मुझे याद पड़ता है, आप इस बात की वहां पे 377 है, वो ये कह रही है कि माइनर नहीं कर सकता। ये जो ज़ैनब वैनब के जो हमारे पास बहुत ही दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स हुए थे ना, उसके बाद ये माइनर्स के हवाले से कानून साजी की थी कि माइनर्स को जो ये खराब लोग होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल कंडीशन डिफरेंट है। इधर ये माइनर है लड़की, तो लड़का भी माइनर है, ठीक है। लेकिन कानूनदान, कौन सा कानूनदान किस तरह उसको लेके जा रहा है, उसको वो होता है। और फिर अब जुनैद जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है शायद मैं जो वालिदैन है उनकी तरफ मेरा झुकाव जरा ज्यादा है। ये हो सकता है कि मैं उनके आंसू देख के मैं एक थोड़ा जानिबदार हो गया हूँ, मैं वालिदैन की तरफ ज्यादा झुक के बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ 377 की, उसमें कोई थोड़ी सी जगह है कि आप केस था, इससे पहले एक मौजूद है ना, इसके सिटी कोर्ट में एक केस था जिसमें बच्ची की उम्र कम थी। तो अदालत ने आखिरी जब वो टेस्ट रिपोर्ट उसकी आ गई, तो अदालत ने पूछा बच्ची से कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, वालिदैन के साथ। तो उन्होंने मना कर दिया, वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो दारुल अमान भेज दिया था। तो ये लिखा था ऑर्डर में कि इनकी उम्र अगर 18 साल हो जाती है तो उसके बाद ये जहाँ जाना चाहें तो कोई कानूनी तौर पर तो हम ये कह सकते हैं ना कि बालिग नहीं है तो वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। किसी न किसी को उनके बदले में, चाहे वो फैमिली से हो, पेरेंट्स हो या गार्डियन कोई भी हो, उनकी तरफ से फैसले लेने का इख्तियार गार्डियन को है। देखें, गुज़िश्ता फैसले अगर देखे जाएं तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि अदालत उसके बयान पर बड़ा गहरा यानी फैसले पर असर करता है। जैसे बच्ची ने कहा एक केस में कि मैं नहीं जाना चाहती, तो नहीं जाना चाहती, भाई हमारे पास दारुल अमान है, आप दारुल अमान जाएं। ऑर्डर ये हुआ कि पढ़ाएं लिखाएं इनको, हो सकता है इस अरसे में ये मिच्योर हो जाएं और फिर इनको फैसले का इख्तियार दे, क्योंकि अभी उनके पास फैसले का इख्तियार। इसलिए भी बेहतर होता है ना कि वो एक इंडिपेंडेंट एक ऐसी जगह पर हो जहां पर किसी के असरअंदाज होने के उनको पर चांस ना रहे। यही बात है, जैसे आज हमने देखा कि शायद दुआ ज़हरा भी ये चीज़ समझती हो या जो भी है। एक तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, दूसरा ये कि उन्होंने मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब पता नहीं वालिदैन ने क्या किया उस बच्ची के साथ कि वो माँ बाप, हालांकि उनकी वालदा साथ रोस्टम में उनके साथ खड़ी हुई थी और रो रही थी मुसलसल, उनकी छोटी बहन मौजूद थी, लेकिन उसने सामने कह दिया कि मैंने 3 बार ये बात हुई कि आप मिल लें वालिदैन से। उनका नहीं, मैं नहीं मिलना चाह रही। बाद में भी अप्रोच किया गया लेकिन नहीं मिली वो। अब मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि जितने भी निमरा काज़मी केस में और इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि एक ज़िद और अना है। आपकी बच्ची की पसंद थी, दोनों वाक़यात में हम जब मालूमात लेते हैं तो यही मालूमात सामने आ रही हैं कि बच्चियाँ चाह रही थी, घर में भी रिश्ते की बातें चल रही थी। अब किस बुनियाद पे रिजेक्ट होते रहे रिश्ते ये भी नहीं पता, लेकिन उसको इशू बना दिया गया। अब भी वालिदैन ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी बच्चियां जो हैं उनकी पसंद
ये है। और उसके बावजूद वालिदैन आ रहे हैं मुसलसल, उसके बाद मीडिया पर एक मीडिया ट्रायल हो रहा है और अदालतों में पेश होकर बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि आज अदालत ने एक जगह पर दुआ के वालिद साहब को टोका कि भाई आपने जब वकील को हायर कर दिया, आप क्यों बोल रहे हैं बार बार। वो बोलेंगे वकील साहब भी डीएनए करा दें, ये करा दें, वो कर, किसी तरह से दुआ से वालिदैन की मुलाकात कराना चाह रहे थे कि हो सकता है कहीं से गुंजाइश निकल आए। लेकिन वो बच्ची की उम्र अगर ये कह रहे हैं कम है तो लगता नहीं है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट वे में वो बात कर रही हैं और बार बार मना कर रही हैं। अब वालिदैन को, जिस तरह फारूक भाई ने कहा कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि वो परवरिश किस हिसाब से कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ कि बच्चे आके वालिदैन के सामने खड़े हो रहे हैं। और दोनों फैमिलीज़ में, निम्रा की केस में और इस केस में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। निम्रा के केस में जो लड़के की फैमिली थी वो मीडिया के सामने अब तक नहीं आई, ना वो बात करना चाह रहे हैं। वो भी उनका, हमें ये लगा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो अदालत में आकर बस अपने बच्चा या बच्चे की जो वाइफ है उसका केस, उसको फॉलो करके एक तरह से निकल के जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और स्टेटस अगर देखा जाए तो उस शाहरुख का, उसकी फैमिली का स्टेटस पढ़ाई के एतबार से, पैसे के एतबार से बहुत अच्छा दिखता है निम्रा के मुकाबले में। यहाँ पर अगर देखा जाए दुआ का स्टेटस अच्छा दिखता है, लेकिन फैमिली वाइज हो सकता है उनका मामला अच्छा हो। अब ये सारी सूरत हाल है, बेंच तब्दील हुई, सारा मामला हुआ, एक केस में अलग फैसला आता है, दूसरे में अलग फैसला आता है। तो आईजी, गुज़िश्ता जो आईजी थे वो, उनको हटा दिया जाता है। तो बहुत इनको हमारे पॉलिटिशियन, बाकी ये जो एनजीओज़ हैं, इन्होंने इस तरह इसको घोटाला बना दिया कि कौम तकरीबन 1.5 माह तक इस किस्से के पीछे पड़ी रही। और शुरू दिन से इससे नज़र ये आ रहा था कि भाई सीधी सीधी बात है, लड़कियां मर्जी की शादी करना चाह रही थी और रिश्ते की बातें चल रही थी। तो वालिदैन को एहतराम कर लेना चाहिए था। अगर वो बार बार इसरार, इसी बात पे इसरार करी, तो सिंपल आज जुनैद गफ्फार साहब ने उसका रिजल्ट दे दिया सबको कि भाई ये चीज़ है। फारूक भाई, फारूक भाई, फैमिलीज के ऊपर सबसे बुनियादी जिम्मेदारी आती है, पेरेंट्स के ऊपर आती है। ये दोनों वाकयात जो हैं ये अवॉइड किए जा सकते थे अगर वालिदैन अपने बच्चों की बात सुनते। मैं एक बिल्कुल इसके साथ ही एक तीसरा केस जुड़ा हुआ था, 3 ये एक साथ वाकयात हुए थे, और तीसरा केस जो हसीब जुड़ा हुआ था गार्डन के इलाके का, आपको पता है। तो उस केस में मैंने उसको जुड़ा रहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि उस हवाले से कुछ आगाही हासिल करें। और ये बीइंग ए रिपोर्टर हम सब ये करते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो तो हम ना चलाएं। मेरे जो क्राइम रिपोर्टर्स थे, जो हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं मेरे खुद अपने इदारे के, उन्होंने भी जो है, जब उनको पता चला कि गार्डन वाली फैमिली नहीं चाह रही, वो कम्युनिटी बुनियाद पर बात करना चाह रही है, तो उन्होंने उसको किया और उन लोगों ने अच्छे से टैकल कर लिया ये मामला। तो देखें, मेरी हमदर्दी जो है ना वो पेरेंट्स के साथ कुछ शायद ज़्यादा है। मैं लोगों के आंसू नहीं देख सकता शायद। मैं आज आया था, पीछे मैंने देखा तो लोग रो रहे थे, मुझे बड़ा वो हुआ। और शायद यही वजह थी कि एक बाप जो होता है और एक जो माँ होती है ना, उसको चैन नहीं आ रहा होता। तो आप उसमें आप थोड़ा सा आप दे दें आप उनको, कि थोड़ा सा नरम गोशा, के उनको भी चैन नहीं आ रहा होगा कि बेटी ऐसी कैसे चली गई। वो उस बात को जो है वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि यार ये कैसे हो गया कि एक ही दिन में हमारी बेटी हमसे बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गई कि हमको पहचान नहीं रही, हमको वो नहीं कर रही। तो उनका दुख और उनका दर्द अपनी जगह, और लेकिन ये भी तो है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं ले जाना चाहिए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक, देखिए मैं अपने जाती उसकी बात कर रहा हूँ। उनके वालिदैन जिसके ऊपर जो कंडीशन गुजरती है, जो सहर था, उसको ज़्यादा पता होता है। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जब चले जाते हैं और इस नहज पे चले जाते हैं कि सामने वाली फैमिली बोले कि भाई अब या तो हमारे साथ रहो या सिर्फ उनके साथ रहो, तो फिर आप कल अपनी बेटी की जब मुश्किल वक्त होगा तो उसमें भी आप उसके साथ खड़े होने के लिए नहीं होंगे। दूसरी जो चीज़ है, मैं दुआ करता हूँ सबके लिए कि भाई अल्लाह ताला सबको इस किस्म के किसी भी नागानी हादसे से और इन हादसात और उनसे बचाएं कि किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या कभी पेश ना आए कि उसके जो अदालतों ये तो हम सब दुआ करते हैं कि कुछ जो भी मामला जिस करवट बैठे वो फैमिली के लिए भी जो है वो काबिल कबूल हो, उनके लिए भी बेहतरी का सबब बने, और जो दुआ और निम्र है उनकी फैमिली के लिए भी बने। बस आखिरी 2 बात ऐड करूं कि मैं वो तो दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी नागानी आफत में ना डालें, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इन चीज़ों को कोर्टों में करते हुए 10 से 12 साल में, और इसमें वकास भी मेरे साथ हैं, दिगर आप सारे हमारे दोस्त हैं, हम ये बहुत शिद्दत से महसूस किए कि भाई आप अपने बच्चों से दोस्ती करें, आपके बच्चे आपके करीब होने चाहिए। वो किसी ये जानू और शूनू बोलने पे आपके बच्चे जो है ना वो आगे पीछे ना हो कि वो मेरे जानू ने नाश्ता किया, मेरे बेबी ने नाश्ता किया और वो बच्ची पिघल जाए, वो बच्चा पिघल जाए
यहाँ तो बच्ची की हम बात कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे अगवा हो जाते हैं इस चक्कर में, और उनसे फिर तावान लिए जाता है, तावान नहीं दिए जाते तो मार दिया जाता है। तो ये जानू और शोनू और ये बेबी और ये इतने लाड अपने बच्चों को उठा लें, उनको इस बात का एहसास होगा अगर मैंने अपने बाप से, अगर मैंने अपनी माँ से ये बोला कि मैंने फला जगह शादी करनी है तो मेरा बाप और मेरी माँ मुझे मना नहीं करेंगे, वो मेरी खुशी को मुकद्दम रखेंगे। दूसरा, निमरा वाले मामले में जो निमरा के वकील और 2-3 लोगों से बात हुई है, मुझे अंदाज़ा है कि निमरा ने अपने घर वालों को बताया हुआ था कि वो किसी को पसंद करती है, उनके साथ शादी करना चाहती हैं, उन्होंने नहीं करने दी। और दूसरी आखिरी बात मेरी ये है कि एक तो बच्चों से दोस्ती करें, दूसरा ये कि नज़र रखें कि बच्चे आपके मोबाइल पे कर क्या रहे हैं। आपको अहम बात यही है। बस यही मेरी आखिरी कंक्लूजन वो थी बात में जो ऐड करना चाह रहा था। चलें, आप लोगों में कोई मज़ीद बात करना चाह रहे हैं? 8 तारीख तक जो है वो केसी समाअत मुलतवी हुई है। मेडिकल जो एक बोर्ड बनाया जाएगा उम्र के तयन के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद तक क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन तब तक अहम चीज़ ये है कि आज के जो ऑर्डर था उसने डिविजनल बेंच ने ज़हीर को गिरफ्तार करने से रोक दिया पुलिस को। पिछले केस में ऐसा नहीं हुआ। निमरा वाले केस के अंदर हमने देखा कि नजीब शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, फिर रिमांड भी लिया, और बदकिस्मती ये रही कि रिमांड लेने के बाद सिटी कोर्ट में कुछ हालात ऐसे रहे कि दोबारा उसकी जो है वो हेयरिंग ना हो सकी। 8 तारीख को जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें उम्र का तयन होगा, तो फिर बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके वो जो 8 तारीख को समाअत होगी, उसके जो समाअत का अहवाल होगा यकीनी तौर पर हम आपको बताएंगे, अपना तजिया भी पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।